welcome back and this will be our lecture number 2, right? आज जो है that is lecture number 2 है. चैप्टर आप सभी को पता है. What is the name of the chapter? That is environmental issues, right? अब ये जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू ओवरकम एयर पॉल्यूशन, राइट? क्या क्या मेथड्स, टेक्नोलॉजीज हैं जो एयर पॉल्यूशन कम या फिर बिल्कुल ना हो इसका ख्याल रख सकती हैं, राइट? इसमें हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में. इसके अलावा हम देखेंगे अबाउट द स्क्रबर, राइट? एंड जो तीसरे होंगे वो होंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स, राइट? इसके अलावा कुछ हम एक केस स्टडी लेंगे दिल्ली की. जैसे कि आपको पता है दिल्ली जो है एक ऐसा सिटी है जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, राइट? उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, राइट? ग्लोबल वार्मिंग तो आई गेस काफी लोगों को एक आइडिया है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एंड ओजोन डिप्लीशन का भी काफी लोगों को पता है, राइट? सो लेट्स अब हमने देखा था एयर पोल्यूशन जो है उसके लिए जो पोल्यूटेंट्स हैं वो या तो पार्टिकल्स के फॉर्म में है या तो गैस के फॉर्म में, राइट? सो ये चीज हमने देखी है एंड वी नो दैट, राइट? सो कंट्रोल ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, राइट? अब यहां पर याद रखना कितने डिवाइस हैं. 2 डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिमूव द पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स. कितने डिवाइस हैं स्टूडेंट्स? 2 डिवाइस हैं टू रिमूव पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, राइट? सो पहला है अरेस्टर्स, दूसरे हैं स्क्रबर्स. पहला क्या है? अरेस्टर और दूसरा है स्क्रबर. अरेस्टर्स 2 टाइप के हैं. राइट, ये जो क्या है अरेस्टर्स, दीज आर यूज्ड टू सेपरेट particular matters from the contaminated air. इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या रिमूव करते हैं? पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं अरेस्टर्स. स्क्रबर्स क्या रिमूव करते हैं? गैसेस प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं. अरेस्टर्स आर डिफरेंट टाइप्स. अरेस्टर के 2 टाइप है. इसमें से आपको एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो फर्स्ट क्या है? साइक्लोनिक सेपरेटर्स या फिर ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स, राइट? साइक्लोनिक सेपरेटर्स या ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स. These are commonly used to separate out particulate matters from the industrial emissions. इंडस्ट्रीज से जो भी emissions निकलते हैं, राइट? उनको उनके अंदर जो particulate harmful matters है उनको ये क्या करता है? सेपरेट करता है with minimum moisture content. Okay, these separators works on the principle of dust separation by centrifugal force. Okay, ये सिर्फ आपको बताने के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये जो साइक्लोनिक सेपरेटर एंड ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि ये होता क्या है. अरेस्टर का ये टाइप है तो ये आपको सिर्फ याद रखना है. अरेस्टर का टाइप that is cyclonic separator and trajectory separators. Electrostatic precipitator, right? It is used to remove particulate matter. Remove मतलब सॉलिड को रिमूव करने में हेल्प करता है. It is used to remove particles. Okay, so it is the most efficient device to remove fine particulate pollutants. Electrostatic precipitation device works on the principle of electrical charging of the dust particles and collecting it on a different charged platforms. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये चार्ज प्लेटफॉर्म दिख रहा है. ये क्या है? चार्ज प्लेटफॉर्म्स, राइट? ये एक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, राइट? या फिर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं प्लेट या ग्राउंड प्लेट.
ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड प्लेट। ये वाले चीज को हम एक और नाम बोल सकते हैं, ग्राउंड प्लेट। ओके, सो कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, राइट, ये डर्टी एयर है, ये एंटर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक चीज याद रखनी है कि ये जो पार्ट है, ये इसका जो सेंटर पार्ट है, राइट, मैं इसको अब यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रोड जो है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। इसको क्या कर रहे हैं, एक और बना देते हैं सर्कल। ओके, सो ये जो बस सेक्शन है, ये वाला, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। अब नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक प्रोटेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कोरोना। सो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये विद द हेल्प ऑफ कोरोना ये बाहर रिलीज होते हैं, राइट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज कोरोना, राइट। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स या फिर वायर, राइट। सो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोड्स क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा वो विद द हेल्प ऑफ कोरोना बाहर जाएंगे। तो जब भी ये डस्ट पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल है कांटेक्ट में आएगा, तो ये कोरोना क्या करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डर्टी पार्टिकुलेट मैटर के साथ, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो, अब ये इस तरफ आ गए, इस तरफ याद रखने, ये आ चुके हैं कौन, डर्टी एयर। अब डर्टी एयर किस तरफ आ चुका है, इस तरफ। अब इसके पास एक और चीज है ना, डर्टी एयर के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज कर दिया है कोरोना ने, जो कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास आ चुका है, टू दिस डर्टी एयर पोल्यूटेंट, राइट, इसके पास आ चुका है। अब थोड़ा ये हैवी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसके पास, तो ये हैवी हो जाएगा। तो जब ये इधर आएगा इसके आगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा, इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा और नीचे ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी होगा, यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी आ चुके हैं, राइट। ये भी इसके थ्रू जाने से पहले इधर आएगा, दैट इज ऑन दी द ग्राउंड प्लेट। यहाँ पर आने का, यहाँ पर ये आकर सेटल हो जाएगा इस तरीके से। सो जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर क्या जाएगा, क्लीन एयर। आई बात समझ में, तो इसको याद रखना है। इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग टू द डस्ट पार्टिकल। कैसे कर रहे हैं, जो कोरोना है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज कर रहा है ऑन दी पॉल्यूटेंट्स, फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स पर उसको डिस्चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हैवी होता है, और वो जब ग्राउंड प्लेट को क्रॉस करता है वहां पर वो जाकर सेटल हो जाएगा, राइट। वहां पर कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं ग्राउंड प्लेट पर, जो उसको अपनी तरफ खींचेंगे ताकि वो जो फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है वो उधर जाकर चिपक जाए, स्टिक हो जाए, और फिर सिर्फ क्या बाहर है, क्लीन एयर। Now, there are several ways to remove particulate matter. The most widely used of which is the electrostatic precipitate. सबसे commonly used किया जाता है. It can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant. तो 1% कहा जाता है, राइट। 1% बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, दे आर व्हाट, वेरी फाइन, बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, तो उनको वो ट्रैप नहीं कर पाते, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। बाकी जो 99% है उसको काफी आसानी से क्या करते हैं, रिमूव करने में कैपेबल है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट। आगे बढ़ते हैं। वायर्स
that are maintained at several thousand volts, which produces a corona that releases the electrons. Right? So क्या release करते हैं? The electrons. These electrons attach to the dust particle, giving them a net negative charge. Right? So electrons दे रहे हैं dust particle को, जिस वजह से dust particle भी क्या है? Negative charged है. The collecting plates attract the charges dust particles. जो charged dust particle है इसको कौन attract करते हैं? Collecting plates कह लो या फिर ground plate कह लो. The velocity of air between the plates must be low enough to allow dust to fall. Right? So यहाँ पर बताया जो velocity होती है of air between the plates must be low enough to allow dust to fall. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. स्क्रबर्स. स्क्रबर कैन रिमूव गैस. तो याद रखना है जो स्क्रबर्स हैं ये क्या रिमूव करते हैं? गैसेस. ओके, हमने पढ़ा अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है? सॉलिड, दैट इज पार्टिकल्स. और स्क्रबर्स क्या रिमूव करते हैं? the gases like SO2, that is sulfur dioxide. राइट? ये कैसे काम करता है? देखो यहां से डर्टी एयर आएगा, अब पार्टिकुलेट मैटर तो इस तरफ जाकर सेटल हो जाएगा, बाकी जो गैसेस हैं यहां से ऊपर जाएंगी. जैसे ही ऊपर जाएंगी क्या होगा? यहाँ पर ये जो वाटर या लाइम है उसका स्प्रे आएगा. राइट? उसका स्प्रे आएगा. राइट? अब इससे क्या होगा? जो डर्टी एयर है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट या क्लीन एयर है वो यहां से बाहर चले जाएगा. वेरी सिंपल स्क्रबर. राइट? सो आपको समझ में आ रहा है ये. अब एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. यहीं पर मैं बता देता हूं. ओके, ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स के जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव नहीं कर सकता और वो भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं. तो इसको याद रखना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है इट डज नॉट रिमूव द पार्टिकुलेट साइज ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स. ओके, और ये आपको याद रखना है. और इसको किसने बताया था? CPCB. इसका फुल फॉर्म याद रखना है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, सो CPCB ने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर्स से कम वाले जो पार्टिकुलेट मैटर है उनको रिमूव नहीं कर सकता. राइट? सो स्क्रबर याद रखना है. इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्मफुल गैसेस लाइक SO2. राइट? इन अ स्क्रबर, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime, जैसे मैंने बताया. बोल सकते हो टेक्निक है जो एयर पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकती है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, जिसको क्या कहा जाएगा? कैटालिटिक कन्वर्टर्स. ओके, ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है ये आपको समझ में आ रहा है कैटालिसिस या एंजाइम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम्स. राइट? बट यहाँ पर एंजाइम्स नहीं है. ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट,
नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। इन सब को बाहर, या फिर ये जो हार्मफुल इमिशंस हैं ये क्या है, दीज आर व्हाट, हार्मफुल इमिशंस, दीज आर व्हाट, हार्मफुल इमिशंस। तो इनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकेंगे। वो किसका काम है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का, राइट। जनरली आप जब भी हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स की बात करेंगे, तो उसमें जनरली आप देखोगे कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो फ्यूल है इट इज रिच इन लेड, किसमें रिच होता है, इन लेड, राइट। और ये हार्मफुल इमिशन के बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पीबी का, राइट। सो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो हमारे ऑटोमोबाइल्स में लगे हुए होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है जो सिरामिक से बनता है, किससे बनता है, सिरामिक से बनता है। और इसके अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं दे आर व्हाट, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ओके। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, दी कैटालिटिक कन्वर्टर्स। सी मैं लिख दे रहा हूं। सिरेमिक का जो डिवाइस होता है, सपोज ये डिवाइस है मेरा सिरेमिक का। अब सिरेमिक का क्यों है, बिकॉज वो क्या करेगा, काफी ज्यादा अच्छा हीट देगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, पीटी, पीडी, आरडी, दैट इज दी प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स ये तीनों क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, राइट। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं ये दो तरीके से काम करेंगे। एक होगा रिडक्शन, रिडक्शन में दो यूज होंगे, पहला है पीटी और दूसरा है आरडी। आर से रिडक्शन, आर से आरडी याद रखना है। रोडियम एंड प्लैटिनम यूज होंगे। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो NO2 है इसमें से ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगे और नाइट्रोजन को रिलीज कर देंगे, राइट। सो ये नाइट्रोजन अपने नेचुरली जो फॉर्म में आया था वही फॉर्म में रिलीज हो गया। अब जो कार्बन होगा उसके साथ इसको कंबाइन कर देंगे, राइट। सो ये कार्बन के साथ कंबाइन होगा और ये CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, राइट। सो क्या यहाँ पर हमको जो हार्मफुल एमिशन है NO2 वो बाहर निकला, नहीं, क्या बाहर निकला, CO2। तो ये है रिडक्शन, जिसमें कौन से कैटालिटिक होते हैं, पीटी एंड आरडी। मैं बता दूं इनका जो प्राइस है, जनरली ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये एक सिरेमिक में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 to 3 ग्राम्स, 1 to 3 ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं पर ग्राम। इसका कॉस्ट है, 1 ग्राम का इसका कॉस्ट है $30, $30 है। सो इस वजह से आप देखोगे तो जनरली चोरी वगैरह इसीलिए होती है बिकॉज काफी कॉस्टली होता है ये। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन पे, राइट। अब ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स कौन यूज होता है, पीटी, राइट, पीटी यूज होता है। और उसके अलावा और क्या यूज होगा, पीडी, प्लैटिनम पैलेडियम। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, राइट। सो क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, इनटू H2O एंड CO2। अगेन यहां पर किसका हेल्प लिया जाएगा, जो ऑक्सीजन इनके पास प्रेजेंट है, किसके पास, प्लैटिनम एंड रोडियम के पास, राइट। इन्होंने क्या किया था, NO2 को N2 और O2 में सेपरेट किया था, O2 अपने पास रखा था, राइट। तो ये O2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी मिक्स हो सकता है, राइट, और हाइड्रोजन के साथ भी मिक्स हो सकता है, वाटर बन सकता है, राइट। सो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन। तो ये इस तरीके से ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स काम करेंगे, राइट। सो CO2 निकल जाएगा बाहर इन केस ऑफ NO2, राइट। और हाइड्रोकार्बन्स के केस में क्या निकलेगा बाहर, CO2 प्लस H2।
राइट। सो ये इस तरीके से पूरा ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स काम करता है, राइट। सो इसको याद रखना है, ये एक और डिवाइस है जो कि एयर पोल्यूशन को क्या करती है, कम करती है, राइट स्टूडेंट्स। ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स, ओके। अब कैसे गैसेस पोल्यूटेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं? एब्जॉर्प्शन, combustion, adsorption technique are used to control gaseous pollutants, okay। so इसको याद रखना है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है कंबशन, तीसरा होता है एड्सॉर्प्शन। ये तीन ऐसे टेक्निक है जिससे हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, राइट। इन दिस टेक्निक gaseous pollutants are absorbed in a suitable liquid absorbent materials, okay। so इसमें gaseous pollutants को कौन absorb करेगा, एक liquid absorbent। The oxidizable gaseous pollutants are completely burned at high temperature, okay। so जो ऑक्सीडाइजेबल गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट्स, वार्निश इंडस्ट्रीज यूज कंबशन कंट्रोल ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स। यूज्ड क्या करते हैं, कंबशन को इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द गैसेस पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन। This technique is applied to control toxic gases, vapors and inflammable compounds, okay। एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब हमको इसको कंट्रोल करने टॉक्सिक गैसेस, वेपर्स एंड इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स को दैट कुड नॉट बी एफिशिएंटली रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बाय अ फोरसाइड टेक्निक। इससे पहले जो कई हुई टेक्निक है उससे इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। सच एयर पॉल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ लार्ज सॉलिड सरफेस। एब्जॉर्प्शन में देखा हमने लिक्विड सरफेस होगा, एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, सॉलिड सरफेस होगा जिसपे एब्जॉर्ब किया जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स को। A case study of the government of India through a new auto fuel policy, right। इंडिया जो है, इंडिया का पूरा जो भी सिस्टम कंट्रोल पॉइंट है वो दिल्ली है, आप सभी को पता है। दिल्ली बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, बहुत सारे अब व्हीकल्स देखते हो, राइट, न्यूज में पढ़ते हो बहुत सारे ट्रैफिक जैम कितने होते हैं, राइट। सो और ये कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट्स को दिल्ली एक कनेक्शन पॉइंट भी है, एक बोल सकते हो एक वर्किंग पॉइंट है, राइट। हरियाणा हो, राइट, यूपी हो, तो उनके लिए एक सेंटर पॉइंट है दिल्ली। सो बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन होता है जिस वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट। इस वजह से यहाँ पर एक स्टडी की गई है ऑन दिल्ली, केस स्टडी ऑफ दिल्ली इनफैक्ट, राइट। और वहां पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या लिया है, एक न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाया है, राइट। लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन। इन्होंने एक रोड मैप बनाया जिससे जो व्हीकल से होने वाला पॉपुलेशन है उसको कम कर सकें इन दी इंडियन सिटीज। तो इंडियन सिटीज मतलब दिल्ली के अलावा जो सिटीज है वहां पर भी, दिल्ली में सबसे पहले इसको शुरू करेंगे, राइट। वहां पर देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है। More stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuels। तो रिड्यूस करना है सल्फर को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को, किसमें, पेट्रोल और डीजल्स में। For example, Euro 3 norms stipulates that sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol, right। ये नॉर्म है, यूरो 3 नॉर्म। Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel। जो fuel है उसमें aromatic hydrocarbon कितना है, 42% है। The goal according to the road map is to reduce sulfur to 50 ppm। है कितना, 350, इसको कितने में कम करना है, 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level to 35। Okay, so corresponding to the fuel vehicles, engines will also be needed to be upgraded।
जो पुराने इंजिन है राइट उनको अपग्रेड करना है इनटू द न्यू वन। 13 मोस्ट पॉपुलेटेड सॉरी नॉट पॉपुलेटेड polluted cities in India: Delhi NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra, Solapur and Lucknow. These are what the 13 polluted cities of India. According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 has been found in Delhi in between 1997 and 2005. तो 1997 से 2005 इस दौरान there was a substantial fall in CO2 and SO2 in Delhi. याद रखना स्टूडेंट्स, भारत स्टेज 3 यूरो नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म किया इनटू इंडियन नॉर्म्स। फोर व्हीलर्स के लिए देखिए पहला है टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, देन नॉर्म्स, देन दी सिटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। पहला है फोर व्हीलर भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। ओके, इसको याद रखना है। फोर व्हीलर भारत स्टेज 2, नॉर्म है भारत स्टेज 2 सॉरी 4 13 मेगा सिटीज। कितने? 13 मेगा सिटीज। ओके, इसमें आएगा दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, जो भी 13 हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखे। ये कब से लागू हो रहा है? सिंस अप्रैल 2010। ओके, ये टेबल याद रखना है आप लोगों को। एक ट्रिक है मैं बताता हूँ आप लोगों को। थ्री व्हीलर्स भारत स्टेज 3 से 3 तो याद हो ही जाएगा। थ्री व्हीलर है, 3 भारत स्टेज 3 है थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। टू व्हीलर again Bharat stage 3 right throughout the country since October 2010 right। so ये नॉर्म्स हैं, आपको याद रखने इस नॉर्म्स को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट, इस डायग्राम में आपको काफी क्लियरली दिख रहा है राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड राइट। ये क्या शो कर रहा है? द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्या शो कर रहा है? द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस राइट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आते हैं तो यूजुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट बट its higher concentration forms a thick layer above the earth surface। जैसे जैसे CO2 का concentration बढ़ रहा है अर्थ के सरफेस पर एक थिक मोटी लेयर बन रही है which checks the radiation of the heat from the earth surface right। ये जो लेयर है ये क्या करता है? it checks the radiation of the heat from the earth's surface। because of this the temperature of the earth surface increase राइट। सो ये जो हीट है इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिस इज व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो CO2 भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इसमें कि CO2 भी अगर ज्यादा हो जा रहा है राइट, CO2 भी अगर ज्यादा हो जाता है तो इट कैन बी अ वेरी हार्मफुल कंडीशन राइट। CO2 है, CH4 है, CFC है, N2 है, इसके अलावा एक्सक्लूडिंग दिस इनको छोड़कर और भी है SO2, O3 दैट इज ओजोन, वाटर वेपर आर आल्सो रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इसके अलावा NO2 जो है वो भी रिलीज होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये क्या है? दीज ऑल व्हाट द रिस्पांसिबल थिंग्स और सब्सटेंसेस व्हिच विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट राइट। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस और मेन ग्रीन हाउस गैसेस। मेन में 4 हैं, 1 2 3 4 CO2, CH4, CFC एंड N2O राइट। अब ये जो फेनोमेना है, इन दिस फेनोमेना दैट इज कवर ऑफ CO2 लेयर अराउंड द अर्थ, CO2 का जो लेयर बनता है अराउंड द अर्थ विल अलाउ द शॉर्ट वेवलेंथ, छोटे वेवलेंथ वाले जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको तो आने देगा टू कम इन, बट डज नॉट अलाउ द लॉन्ग वेवलेंथ of outgoing heat radiation from warm surfaces of the earth and surface keeps the earth warm right। so जो बड़े वेवलेंथ के जो रेडिएशन है उनको हीट रेडिएशन को क्या करता है? अर्थ से बाहर जाने नहीं देता है।
जिसकी वजह से गर्म ही रहेगा हमारा अर्थ, राइट, बिकॉज वो जो लेयर है वो बढ़ती जाएगी, राइट, मोटी होती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लॉन्गर वेवलेंथ के हीट रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। The consequent increase in the global mean temperature is considered as the global warming, right? So global mean temperature increase होगा, जिसको हम क्या बनेंगे, global warming। global समझ में आ रहा है, entire universe, entire world, not universe, entire world, इसी वजह से कहा गया है इसको global warming। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट हैज बीन observed that in the recent past the level of CO2 in the atmosphere has increased from 280 ppm to 368 ppm in 1956 to 2002। देख सकते हो 280 से 368 हो चुका है, नियर अबाउट 88 ppm की इंक्रीज है, राइट, फ्रॉम 1956 टू 2002। जस्ट अ सेकेंड। If present growth rate is continued, अभी जो चल रहा है, right, then the amount of CO2 will be doubled up to 2020 century. Even 2 to 3 degrees rise in temperature will lead to melting of glaciers, ice caps of the polar regions. Consequently, the floods in rivers, rise in the sea level and changes in the cycle of the rain। अभी भी आप देख पा रहे हो साइकिल, रेन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है। कभी भी गर्मी में अप्रैल में ही, मार्च फैब में ही देख सकते हो कि रेनफॉल हो जाता है, राइट। जैसे जैसे थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, राइट, सी लेवल जो है, सी का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। और अभी जैसे हो रहा है 1956 से 2002 तक 46 ईयर्स में ये जो 88 ppm का इंक्रीज हुआ है, अगर यही स्पीड रहा सो CO2 का जो लेवल है वो डबल हो जाएगा टिल 2020 सेंचुरी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स में भी सबमर्ज्ड इन वाटर, आइलैंड्स भी धीरे धीरे मेल्ट होके होके होके, राइट, आइलैंड्स वगैरह जो है वो भी किसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, इन दी वाटर, राइट। आइलैंड्स सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, बिकॉज जाहिर सी बात है सी का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, right, due to increased CO2 concentration the rate of photosynthesis will increase, होगा, definitely होगा, up to a few year, कुछ सालों तक। the response of the plants to elevate concentration of CO2, the response of the plant to elevated concentration of CO2 is known as what, carbon dioxide fertilization effect। तो plants का जो रिस्पॉन्स होता है टू इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज नोन एज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। द ग्लोबल मीन टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्रीज सेल्सियस इन द 20th सेंचुरी, राइट। सो ग्लोबल जो मीन टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वहां पर कहीं पर 0.3 है, कहीं पर 1 है, 0.5 है, तो इसको एक बार इसका पूरा कैलकुलेशन करके मीन निकाल कर पता चला कि पूरे वर्ल्ड में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है इन दी 20th सेंचुरी। सी लेवल की बात की जाए तो सी लेवल जो है हैज बीन रेज्ड बाय 1 to 2 mm पर ईयर ड्यूरिंग दी 20th सेंचुरी। ये भी बहुत ही बोल सकते हो कि बैड न्यूज है, राइट, कि सी लेवल भी क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग every year by 1 to 2 mm millimeters। आगे बढ़ते हैं। Without greenhouse effect, the average temperature at surface of Earth would have been a chilly, that is -18 degrees, rather than present average of 15 degrees, right। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो
जो टेम्परेचर वो काफी ठंडा होता है, दैट इज -18 डिग्रीज। आप इमेजिन कर सकते हो -18, राइट, जो कि आज जो अभी का प्रेजेंट टेम्परेचर 15 डिग्री से काफी कम है। Increase in the level of greenhouse gases has been lead to considerable heating of Earth's, leading to global warming. इन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, -18 होना चाहिए था, बट है कितना, +15 डिग्रीज। गर्मी है, हीट ज्यादा है, राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग दिस पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्रीज, मोस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स, लास्ट 30 इयर्स। लास्ट 30 इयर्स में आप देख पाओगे कि हर साल या हर डेके में आप 0.6 डिग्री का उछाल देखोगे, राइट। तो ऐसे भी अगर आगे जाते रहे तो आने वाले टाइम में शायद 50 तक पहुंच जाए हम लोग, शायद, राइट। सो काफी काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। Ozone is present in less quantity in atmosphere but at a height of 16 to 25 km on Earth. Concentration of ozone is maximum in the stratosphere. Important है, इसको याद रखना है, okay. Concentration of ozone is maximum in the stratosphere, okay. At normal temperature and pressure, thickness of ozone layer is 3 millimeters, but at poles thickness of ozone layer is 4 millimeters. तो ओजोन की बात की जाए तो ओजोन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में भले ही कम है, बट स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ज्यादा है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसमें थिकनेस जो है वो कितनी है, 3 mm है, जबकि पोल्स पर 4 mm है। Ozone hole was first discovered in 1985 over Antarctica by Nimbus 7 satellite. Important, again ये भी important है, okay. So ozone hole को पहली बार देखा गया था by Nimbus 7 satellite in 1985 over Antarctica. Ozone layer, harmful radiations, UV radiations are penetrating the earth because thickness क्या हो रहा है, कम हो रहा है, right? अब ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं ये अर्थ पर आ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, विच कॉजेस स्किन कैंसर, दैट इज मेलानोमा, and also act as strong mutagens. ये जो harmful UV radiations हैं they are also mutagens. Mutagens क्या होता है, which causes mutation, causes mutation. UV radiation of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere, given that the ozone layer is intact. Ozone layer क्या हो, intact, but UVB damages DNA. Right, UVB क्या करता है, damages the DNA and क्या cause कर सकता है, mutation. It causes aging of skin, damages to skin cell and various types of skin cancer, right. So UVB की अगर बात की जाए तो UVB डैमेज कर सकते हैं DNA को, इसके अलावा एजिंग ऑफ स्किन कर सकते हैं, राइट। और अलग अलग टाइप के कैंसर जैसे हमने देखा मेलानोमा भी कॉज कर सकते हैं। इन ह्यूमन आई cornea absorbs, right, in human eye cornea absorbs UVB radiation and a high dose of UVB, right. हम constantly देख रहे हैं कि UVB जो है उसको कॉर्निया एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर ज्यादा हो गया UVB, राइट, सो ये क्या कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस या फिर कैटरैक्ट या एक्सेट्रा, ओके। सो UVB अगर हम ज्यादा उसके अगेंस्ट एक्सपोजर रखते हैं तो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसको क्या कहा जाएगा, स्नो ब्लाइंडनेस। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज कैटरैक्ट, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट दोनों याद रखने हैं, ओके। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पर आ रहे हैं, राइट। हार्मफुल यूवी रेडिएशन की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स ह्यूमन को फेस करनी पड़ सकती हैं, राइट। नेक्स्ट, such exposures may permanently damage the cornea. UV radiation causes a disease called xeroderma pigmentosum, okay. So
कॉर्निया को डैमेज बहुत बुरी तरीके से हो सकता है और इट कैन ऑल्सो कॉज दी जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम याद रखना है। राइट, दी aerosols like CFC, that is chlorofluorocarbon, releases into the atmosphere, right? स्प्रे वगैरह में देखोगे तो आपको CFC जनरली दिखाई देगा, right? Release into the atmosphere from the refrigerators, air conditioners and jet planes, depletes or reduce the ozone layer. CFC जैसे मैंने बताया स्प्रेज में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा इन दी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, जेट प्लेन्स, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो ओजोन लेयर है उसका थिकनेस कम हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ओडीएस। ये जो सब्सटेंस है जो ओजोन को डिप्लीट करेंगे उसको बोलेंगे ओडीएस, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। दिस थिन जोन of ozone is known as what? Ozone hole. So यहाँ पर जो thin layer होगा ओजोन का, उसी को हम क्या कहेंगे? ओजोन होल। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया है, आपको दिख रहा है O3, राइट, इज फॉर्म्ड, और CFC को रिएक्शन में ये क्लियरली दिख रहा है। ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? OSD, राइट, ये भी क्या है? OSD। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ओजोन डिप्लीशन में। द नंबर ऑफ pollutants like CFC, which will be the 14% of total depletion. Nitrogen oxide, this will be 3.5%. CH4 and other halogens, chlorine, cause depletion of ozone layer, right? Maximum ODP, that is ozone depleting substance, is of CFC because of the release of what? Chlorine. Okay, so CFC से chlorine release होता है, जिस वजह से जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो है CFC। इसको याद रखना है, दी मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल हैज ऑफ CFC, which is the example of ozone depleting substance. Thickness of ozone layer is measured in Dobson unit. Important, very important. Thickness of ozone layer is measured in Dobson unit. The ozone hole over Antarctica develops each year between late August and early October. Important है ये, right? Late August and early October, right? क्या डेवलप होता है? ओजोन होल over the Antarctica. Next, in this process of one chlorine atom convert 1 lakh O3 molecules into O2 by photodissociation. Right, so आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की जो क्लोरीन है, जैसे अभी क्लोरीन CFC से बना है, ये क्लोरीन एटम जो है इट विल कन्वर्ट 1 लाख, आप इमेजिन कर सकते हो 1 लाख O3 मॉलिक्यूल इनटू O2 बाय व्हाट? फोटो डिसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, राइट? CFC से क्लोरीन बन रहा था है ना, तो वो क्लोरीन एटम क्या कर सकता है? 1 लाख O3 को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? इनटू O2। द लाइफ टाइम ऑफ CFCl2, that is CFC12, is 139 years, while that of CFCl3, that is CFC11, is of 77 years, about 77 years. Okay, so इसको याद रखना है कि CF2Cl2 का है, जिसमें CFC12 है वो 139 years, and CFCl3 जिसमें CFC11 है that is of 77 years. This was the lecture. उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, इससे जनरली क्वेश्चंस कम आएंगे। मेजर जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वो आपको स्क्रबर्स से दिखाई देगा। बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में याद रखना है कौन से कन्वर्टर्स होते हैं, राइट? प्लैटिनम, रोडियम एंड पैलेडियम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे बता रहा हूँ ये तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट?
इसके बाद याद रखना फुल फॉर्म ऑफ CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसने क्या कहा था, उसने बताया था कि -2.5 माइक्रोमीटर्स से कम के जो पॉल्यूटेंट्स है उनको ट्रेस नहीं कर सकता है, राइट? कौन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, राइट? सो दिस वाज फॉर द लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर पॉल्यूशन, राइट? एयर पॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, दिस वाज द एंटायर डिटेल ऑफ द एयर पॉल्यूशन, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।